अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा जो आज का टॉपिक है वो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट करना है कि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। इससे पहले हमने मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड पढ़ा, जिसमें हमने ये देखा कि जो चार्ज टू मैस रेशो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, हम लोगों ने E/m वैल्यू को भी डिस्कस किया था। तो हमने कहा कि जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है वो 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है, जबकि जो हमारे पास E/m वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू E/m वैल्यू, मेजरमेंट ऑफ द E/m वैल्यू, जो कि हमने मिलिंगन ऑयल ड्रॉप मेथड से पहले की थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg होती है। अब हमारे पास E/m वैल्यू भी है और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी है वो भी है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कितना आएगा। तो हमें ओवरऑल पता है कि जो चार्ज टू मैस रेशो 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg है। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि चार्ज कितना है, ई कितना है हमारे पास, लेकिन हमें एम की वैल्यू नहीं पता। हमें ओवरऑल E/m वैल्यू को पता, लेकिन इंडिविजुअली हम एम की वैल्यू कैसे निकाली है, मैस कैसे निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं। हम कहते हैं E/m इज जो E है वो हमारे पास चार्ज है और M क्या है, मैस है। अब चार्ज तो हमें पता है कि 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, लेकिन हमें मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन M नहीं पता। लेकिन अगर हम ओवरऑल E/m वैल्यू देखें तो वो हमारे पास है 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। तो हम क्या करेंगे, हमने मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम 1.7588 को डिवाइड कर देंगे और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएगा। मतलब कि हम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1.7588 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो इससे बिल्कुल नीचे जो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है वो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ओवर 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, विच इज़ 9.1095 इंटू 10⁻31 kg। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड से और मेजरमेंट ऑफ द E/m चार्ज टू मैस रेशो से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी का भी कितना होगा। हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल देते हैं, मतलब कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर टेबल देखें टेबल 5.1, तो उसमें चार्ज जो है वो हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन का, जो हमने पीछे फाइंड आउट किया वो -1.6022 इंटू 10⁻19 है। अब आप कहेंगे मिस कि ये हमारे पास माइनस कैसे आया। सो दैट ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास ये माइनस क्यों आया। तो माइनस क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये माइनस सिर्फ और सिर्फ ये उसके नेगेटिव करेक्टर को शो करने के लिए हम लगाते हैं। और प्रोटॉन जो है वो 1.60 इंटू 10⁻⁻19 है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो हम कहते हैं कि इसका जो चार्ज है वो 1.602 इंटू 10⁻19 है। तो बेसिकली अगर बात की जाए, हम कहते हैं जितने चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही वैसे ही ऑपोजिट चार्ज होता है वो प्रोटॉन का होता है। मतलब कि दोनों एक दूसरे के चार्जेस को कैंसिल कर रहे होते हैं और पूरे एटम के जो ओवरऑल चार्जेस हैं उनको न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं। सो अगर देखा जाए तो रिलेटिव चार्जेस -1 और +1 हैं, दोनों जो कि कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब जो मैस है, हम लोग इलेक्ट्रॉन का मैस कहते हैं कि वो 9.1095 इंटू 10⁻31 है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं उनका मैस ऑलमोस्ट एक दूसरे की इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जितना होता है इलेक्ट्रॉन और वो ओवरऑल एटम का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, मैस बना रहे होते हैं। तो हम कहते हैं वो 1.6726 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 है। और अगर हमारे पास न्यूट्रॉन का देखा जाए तो उसका चार्ज तो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन उसका जो मैस होता है दे हैव कंटेन सम टाइप सॉर्ट ऑफ मैस, सम मैस, तो वो 1.6750 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 है। जबकि अगर मैस एटॉमिक मैस यूनिट में देखा जाए तो वो 1.0073 है, न्यूट्रॉन का 1.0087 है और इलेक्ट्रॉन का 5.4858 इंटू 10⁻⁻4 है। तो ये हमारे पास ओवरऑल चार्जेस आ गए। फिर हमारा जो टॉपिक है वो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इसमें हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस देखने के लॉर्ड रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। उन्होंने न्यूक्लियस को कैसे डिस्कवर किया, कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए और किन बेसिस पे कहा गया कि जो हमारे पास
कोई भी आइटम है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमें इतनी डिस्कवरी हुई थी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक एटम के अंदर होते हैं, लेकिन इस बात का बिल्कुल कहीं जिक्र नहीं किया गया कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। उस टाइम पर न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। सो दैट 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड ने एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए और उनको गोल्ड फॉइल में से गुजारा गया। जब उन्होंने गोल्ड फॉइल में से गुजारा तो क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, सो बहुत से पार्टिकल्स जो थे उस गोल्ड फॉइल के अंदर से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे। अब क्योंकि वो जो हमारे पास सिस्टम था उसके एंड पे जो है हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट थी और उसको किससे कोट किया गया था, जिंक सल्फाइड से। अब वो जिंक सल्फाइड से कोटेड जो हमारी कोटिंग की हुई थी उस स्क्रीन पे जब भी कोई रेस पड़ती थी तो वो वहाँ पर फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस होती थी या शाइन प्रोड्यूस होती थी, ग्लो प्रोड्यूस होता था। उससे हमें ये पता चलता था कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर स्ट्राइक की। अब बहुत सी ऐसी भी थी जो डिफ्लेक्ट हो जाती थी और वापस उसी साइड पे आ जाती थी जिस साइड से वो मूव किया था उन्होंने, और कुछ ऐसी थी जो स्लाइटली डिफ्लेक्ट करती थी लेकिन ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच के वो वहाँ पर किसी और जगह पे ज़रूर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं लेकिन उनके उसके आसपास ग्लो प्रोड्यूस कर रही थी। तो इससे उनको अंदाज़ा हो गया कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हैं, हैवी पार्टिकल्स भी हैं कि जिनसे जो अल्फ़ा पार्टिकल है पॉजिटिवली चार्ज वो स्ट्राइक करते हैं और डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और कुछ बिल्कुल स्ट्रेट ज़्यादा ज़ोर से स्ट्राइक करते हैं, मतलब कि उनकी फोर्स जो होती है स्ट्राइक करने की वो ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी डिफ्लेक्शन जो होती है वो भी ज़्यादा होती है। और कुछ स्लाइटली स्ट्राइक करते हैं तो उनकी जो डिफ्लेक्शन होती है, जो डिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं वो भी ज़्यादा होती है। तो ये तो हमारे पास एक ओवरव्यू था कि एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया कैसे। अब हम उसको देखते हैं कि क्या हुआ था, किस तरह से लिया गया, कौन कौन से मेटल्स लिए गए। तो हमारे पास 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड ने एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसने क्या किया, हाई स्पीड अल्फ़ा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग करवाई, और ये कहाँ से इमिट हो रही थी, ये बेसिकली एक रेडियो एक्टिव मेटल ली गई थी। रेडियो एक्टिव का क्या होता है कि कुछ टाइम के पास अपनी रेस कंटिन्यूसली वो इमिट कर रही होती हैं। अब वो हमारे पास कौन सी होंगी, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स की रेस इमिट कर रही हैं वो रेडियम और प्लोनियम होंगी। अब इनको हीटअप किया जाता है कुछ सम सॉर्ट ऑफ कुछ डिग्री तक इनको हीटअप किया जाता है, उसके बाद ये क्या करती हैं अपनी रेस को ज़्यादा इमिट करना शुरू कर देती हैं। तो उनसे जो अल्फ़ा पार्टिकल की बीम आई, वो जो रेज़ आई अब बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, तो वो डायरेक्ट की गई टुवर्ड गोल्ड फॉयल। और ये गोल्ड फॉइल जो थी ये बहुत ज़्यादा थिन थी, इसकी जो थिकनेस थी वो 0.04 सेंटीमीटर थिकनेस थी जस्ट, और इस पे अल्फ़ा पार्टिकल की बीम को डायरेक्ट करवाया गया, और वो किसके थ्रू करवाया गया, पिन होल के थ्रू जो कि लेड प्लेट के अंदर प्रेजेंट था। उसके बाद क्या गया, एक फोटोग्राफिक प्लेट के साथ या स्क्रीन के साथ जो कि कोटेड हो जिंक सल्फाइड के साथ, उसको यूज़ किया गया एज अ डिटेक्टर, और पूरी प्लेट के अंदर ही लगी थी जिसके अंदर हमारे पास गोल्ड फॉइल थी। अब क्या हुआ, जब जिंक अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो निकले, बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स निकली, उसने स्क्रीन के साथ स्ट्रक किया तो एक फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस हुआ उस पॉइंट पर, मतलब कि जहाँ जहाँ अब अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्राइक करेंगे वहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस होगा। तो क्या हुआ, जैसे ही वो गोल्ड फॉइल के साथ उन्होंने स्ट्राइक किया, कुछ तो पेनिट्रेट होके दूसरी साइड पे चली गई, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं, और जाके जो उनके ऑपोजिट पे स्क्रीन है वहाँ पर डिफ्लेक्शन या फ्लैश शो कर रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी थी जो कि लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई, और कुछ थी जो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट होके बैकवर्ड मूव करना स्टार्ट कर दिया दोबारा से, और जहाँ से वो इमिट हुई थी वहीं पर जाकर उन्होंने क्या किया, ग्लो प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो रदरफोर्ड ने कहा कि ये रीबाउंडिंग पार्टिकल्स होते हैं कि जो सेंटर मैटर हैवी पोर्शन के साथ कोलाइड करते हैं, और उनकी कोलाइडनेस की वजह से क्या होता है, जब ये कोलाइड करते हैं तो इनकी कोलाइड की वजह से ये होता है कि क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, जब भी वो उस एटम के पॉजिटिव चार्ज के पास जाएंगे तो ऑब्वियसली उनको रिपेल करेगा, तो रिपेल से क्या होगा कि डिफ्लेक्शन होगी।
अगर एक स्ट्रेट लाइन में मूव चीज़ कर रही है, उसके सामने उसी चीज़ का मतलब कि पॉजिटिव पार्टिकल आ जाए तो क्या करेंगे, उनको रिपेल करेंगे, उनकी फोर्स और रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी और इस फोर्स और रिपल्शन की वजह से ये बैकवर्ड मूव करेंगी, बैकवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और बैकवर्ड डिफ्लेक्ट होने की वजह से क्या होगा कि हमें डिफरेंट स्क्रीन पे डिफरेंट जगह पे फ्लैशेस प्रोड्यूस होते नज़र आएंगे। तो रदरफोर्ड ने इनको जो है वो न्यूक्लियस का नाम दे दिया। इस ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे क्या किया रदरफोर्ड जो थे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया, एक मॉडल को पेश किया। उन्होंने कहा कि ये इस तरह ही होता है जैसे एक सोलर सिस्टम होता है कि जिसमें एक एटम है, उसके आसपास जो है एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, छोटा सा न्यूक्लियस है, टाइनी न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में जो है अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे होते हैं। और इस मूवमेंट की वजह से जो उसका जो होल चार्ज होता है उस एटम का वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उनको सराउंड उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने किया होता है। तो ओवरऑल जो चार्ज है न्यूक्लियर पूरे एटम का वो न्यूट्रल होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जितने न्यूक्लियस में जितने हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है एज वी नो कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल ही होते हैं। तो बाकी चार्जेस रह गए इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो उनका न्यूट्रल होता है, क्योंकि वो ज़्यादा किसी के साथ रिएक्ट नहीं जल्दी करते, कंडीशंस देनी पड़ती है जिसके साथ रिएक्ट करते हैं। तो रदरफोर्ड ने कहा कि जो न्यूक्लियस होता है उसका जो हमारे पास एटम होता है उसका ओवरऑल चार्ज तो न्यूट्रल होता है, लेकिन उसके अंदर जितने ये बात भी है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया, उसके मुताबिक जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेशनरी नहीं रह सकते, वो एक जगह पे नहीं रह सकते, वो मूव कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। और वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं, ग्रेजुअली का मतलब होता है कि हमारे पास बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ जो है वो न्यूक्लियर अट्रैक्ट कर रहा होता है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है उसको न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ और वो मूव कर रहा होता है। और एक टाइम आता है कि वो उस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है। उस टाइम तक जो है न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जब तक कि वो मूव करता करता उसके अंदर उस न्यूक्लियस के अंदर ना गिर जाए। तो ये देयरफॉर कि उन्होंने स्टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर का बता दिया, लेकिन हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो उस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो हमारे पास कोई भी एटम या मॉलिक्यूल कोई भी एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं उस न्यूक्लियस के आसपास। न्यूक्लियस जो है अब उसको अट्रैक्ट करता है। अब उस तरह अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ने जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का पाथवे ऐसा बताया कि जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को कंटिन्यूसली अट्रैक्ट कर रहा होता है अपनी तरफ, और उसकी वजह से क्या होता है, एक टाइम आता है कि वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है वो इलेक्ट्रॉन। तो ये तो एक जो स्टेप था जो कि हमें अंडरस्टैंड बताया जा रहा था कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। लेकिन क्योंकि ये थ्योरी थी तो इस थ्योरी के कोई लिमिटेशंस भी होंगे कि ये आगे लॉ क्यों नहीं बना। वो इसलिए नहीं बना कि यहाँ पर बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो अनएक्सप्लेन था। क्यों अनएक्सप्लेन था? क्योंकि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ने ये कहा था कि वो एक टाइम आता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो सराउंडिंग में मूव कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के और आके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाते हैं, लेकिन इससे डिटेल नहीं बताया कि वो क्यों गिरते हैं, लेकिन वो मूव क्यों कर रहे होते हैं, वो स्टेशनरी क्यों नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो ये रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में अनएक्सप्लेन्ड थी। तो इसलिए ये इनकी लिमिटेशन थी जिनकी वजह से इनको ख़त्म कर दिया गया था। ये जो थ्योरी थी वो थ्योरी रह गई, आगे ये जो कॉन्सेप्ट था वो आगे फर्दर प्रोसीड नहीं हुआ। तो बेसिकली जो है वो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में हमने ये पढ़ा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इसके मुताबिक 1911 में रदरफोर्ड ने ही प्रपोज़ किया था। उसने गोल्ड फॉयल ली जिसकी थिकनेस जो थी वो 0.04 सेंटीमीटर थी। उसने क्या किया, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन पर टारगेट करवाया। टारगेट किसके करवाया? पिन होल इन लेड प्लेट।
अब जैसे ही टारगेट को पाया तो कुछ लार्ज रिफ्लेक्शन भी हो रही थी और कुछ स्मॉल रिफ्लेक्शन। अब वो हमें कैसे पता चल रही थी एज ए डिटेक्टर क्या था, हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट और स्क्रीन थी जो जिसको कोट किया हुआ था जिंक सल्फेट के साथ। अब जब भी जो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर्ड होते थे और इसके ऊपर आके डिफ्लेक्ट होते थे तो ग्लो प्रोड्यूस होता था। उस ग्लो प्रोड्यूस होने की वजह से हमने कहा कि क्या हो रही है, डिफ्लेक्शन हो रही है। अब डिफ्लेक्शन क्यों हो रही थी, क्योंकि हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर हैवी पार्टिकल्स होते हैं, उन हैवी पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है, डिफ्लेक्शन नहीं हो रही होती। सो दैट इस डिफ्लेक्शन ना होने की वजह से हैवी पार्टिकल्स होते हैं जो तो उन पार्टिकल्स के साइड से गुजर गए, अल्फ़ा पार्टिकल की भी पॉजिटिव रेज वो तो चली गई, लेकिन जो इन हैवी पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक करेंगी वो डिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। कुछ बिल्कुल सेंटर से जाके स्ट्राइक करेंगी तो वो उनकी रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी ड्यू टू रिपल्शन, और कुछ जो है वो साइड से डिफ्लेक्शन शो करेंगी तो उनकी रिपल्शन कम होगी, एज यू सीइंग फिगर पॉइंट 5.9। इसके बाद रदरफोर्ड ने यह कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्टेशनरी नहीं होता बल्कि उस न्यूक्लियस के अंदर उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मूव कर रहा होता है, लेकिन न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एक टाइम आता है कि वो जो न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन है वो उस न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाता है। इसके अंदर लिमिटेशंस थी कि जो हमारे पास रदरफोर्ड थे उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि जो इसका स्ट्रक्चर है इस एटम का के अंदर इलेक्ट्रॉन्स या उसका इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए। सो ये इनकी लिमिटेशन थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की। लेकिन रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से हमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी ज़रूर होगी कि न्यूक्लियस क्या होता है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसके सराउंड में नेगेटिव होता है, तो इसका जो एटम का ओवरऑल चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है।